एक बार फिर से दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी को अपने प्राइम मिनिस्टर को चुनने का वक्त आ गया है। उस एक इंसान को चुनने का वक्त आ गया है जो अगले 5 सालों तक या तो इंडिया को और ऊंचाई तक ले जा सकता है या हालात और खराब कर सकता है। एंड इसी इलेक्शन को लेकर पूरे सोशल मीडिया पे कोहराम मची हुई है। कोई कह रहा है कि राहुल गांधी को पीएम बनाओ, कोई कह रहा है कि मोदी जी को दोबारा पीएम बनाओ। बट उनमें से मैक्सिमम लोगों को तो पता ही नहीं है कि पीएम को आप इलेक्ट नहीं करते बल्कि कोई और ही करता है। इसलिए आइए इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि इंडिया में इलेक्शंस आखिर होती कैसे है, कैसे पीएम को इलेक्ट किया जाता है, कैसे सीएम को इलेक्ट किया जाता है, एमएलए और एमपीज का इलेक्शन कैसे होता है, कौन डिसाइड करता है कि पीएम कौन बनेगा, सीएम कौन बनेगा, कैसे आप वोट किसी और को देते हो और सरकार किसी और की बन जाती है। आखिर चुनाव का ये पूरा प्रोसेस है क्या। आइए इन सभी इलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं ताकि अगली बार जब भी किसी भी इलेक्शन में किसी को वोट दो तो ये आपको पता हो कि एग्जैक्टली आप वोट दे किसको रहे हो और किस पोजीशन को दे रहे हो। देखो, जब हमारा देश आजाद होने वाला था और जब हमारा संविधान बन रहा था कि इंडिया को कैसे चलाया जाएगा, कैसे इंडिया को एक डेमोक्रेटिक देश बनाना है, तो इसके लिए उस टाइम के जो लीडर्स थे तो उन्होंने डिसाइड किया कि पावर किसी एक या कुछ लोगों के हाथ में नहीं होना चाहिए। आजादी के बाद हर कोई विलेज से लेकर सिटी तक सभी लोग सत्ता से खुद को जोड़ पाए, हर किसी के पास इक्वल राइट्स हो कि वो अपने लीडर्स को चुन सके, उनका वोट इक्वल हो। इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब देश में अलग अलग तरह के इलेक्शंस करवाने का प्रपोजल रखा गया था। ये प्रपोजल डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के लीडरशिप में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ड्राफ्टिंग कमेटी ने रखा था। प्रपोजल में कहा गया था कि इंडिया में 2 तरह के इलेक्शंस होंगे। पहला डायरेक्ट इलेक्शन जिसमें लोग डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करेंगे, और दूसरा इनडायरेक्ट इलेक्शन जिसमें कुछ पोजीशंस के लिए रिप्रेजेंटेटिव्स को डिफरेंट कमिटीज या बॉडीज के मेंबर्स चूज करेंगे। डायरेक्ट इलेक्शंस में लोकसभा इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन और लोकल बॉडी इलेक्शंस को रखा गया, और इनडायरेक्ट इलेक्शंस में राज्यसभा इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस और वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को रखा गया। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट इलेक्शंस की, लोकल बॉडी इलेक्शंस की। तो इस इलेक्शन में हम आम जनता डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। एंड जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये लोकल लेवल का इलेक्शन है, बट ये लोकल इलेक्शन कोई एक इलेक्शन नहीं है। इसके अंदर 6 टाइप के इलेक्शंस आते हैं। पहला है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस। ये बड़े शहरों में होती है जिनकी पॉपुलेशन 5 लाख से ज्यादा होती है। इस इलेक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज किया जाए जो अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए काम करे और ये इंश्योर करे कि एरिया के रेजिडेंट्स को सभी बेसिक सुविधाएं दी जा रही है, जैसे कि वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, रोड मेंटेनेंस और वेस्ट मैनेजमेंट। इस इलेक्शन को कंडक्ट स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। इस इलेक्शन में एज अ कैंडिडेट खड़ा होने के लिए आपकी एज 21 होनी चाहिए, और जिस एरिया से आप एज अ कैंडिडेट खड़े हो रहे हो आप उसी एरिया के होने चाहिए। और कुछ स्टेट में स्पेसिफिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि राजस्थान और हरियाणा, जहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए क्लास 10th पास होना मैंडेटरी है। सिंपली जिस एरिया में ये इलेक्शन होता है वहाँ के कैंडिडेट खड़े होते हैं और उसी एरिया के लोग जाकर वोट करते हैं, और जिस भी कैंडिडेट के 50% से ज्यादा वोट होते हैं वो जीत जाता है। लोकल बॉडी इलेक्शन का सेकंड इलेक्शन है म्युनिसिपैलिटी इलेक्शंस। ये छोटे शहरों में होती है जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से 5 लाख के बीच होती है। इसका भी ऑब्जेक्टिव और काम दोनों म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस की तरह ही होती है, बस डिफरेंस ये होता है कि छोटे लेवल पे होता है और वो बड़े लेवल पर। लोकल बॉडी इलेक्शन का थर्ड इलेक्शन है नगर पंचायत इलेक्शन। ये इंडिया के छोटे शहरों या कस्बों में होती है जिनकी पॉपुलेशन 12,000 से ज्यादा और 40,000 से कम होती है। ये इलेक्शंस नगर को रूरल से अर्बन एरिया में ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करते हैं। इस इलेक्शन में भी सेम कैंडिडेट 21 का होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए, और जिस एरिया से कैंडिडेट खड़ा हो रहा हो उसको उसी एरिया के होना चाहिए। बट यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन म्युनिसिपैलिटी से नगर पंचायत का काम थोड़ा अलग होता है। नगर पंचायत से जीतने वाले कैंडिडेट को गवर्नमेंट स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना होता है और विलेज के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना होता है, जैसे बर्थ, डेथ सर्टिफिकेट्स, लैंड रिकॉर्ड्स एटसेट्रा। इसी के साथ विनिंग कैंडिडेट को पब्लिक फैसिलिटीज जैसे सैनिटेशन, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज को भी बेहतर बनाने में सरकार की हेल्प करनी होती है। फोर्थ है जिला परिषद इलेक्शंस। फिफ्थ है विलेज पंचायत इलेक्शन। इन दोनों ही इलेक्शंस में जीतने वाले कैंडिडेट्स को डिस्ट्रिक्ट और ग्राम पंचायत लेवल पर डेवलपमेंट प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना होता है और वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना और मॉनिटर करना होता है। कैंडिडेट की इलेक्शन प्रोसेस सेम ही होता है। जिस एरिया में
ये इलेक्शन होता है वहाँ के कैंडिडेट खड़े होते हैं और उसी एरिया के लोग जाकर वोट करते हैं और जिस भी कैंडिडेट के 50% से ज्यादा वोट होते हैं वो जीत जाता है। बट जो लोकल बॉडी इलेक्शन का 6th इलेक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली 6th इलेक्शन है पंचायत समिति। इसके इलेक्शंस ब्लॉक लेवल पे आयोजित किए जाते हैं। जीतने वाले कैंडिडेट्स को ब्लॉक लेवल पे डेवलपमेंट प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना होता है, ग्राम पंचायत की एक्टिविटीज को मॉनिटर करना और उन्हें गाइड करना होता है। मतलब ब्लॉक से ही विलेज पंचायत को ये ऑर्डर आता है कि आपको क्या करना है, कौन सा स्कीम आया, ये सब ब्लॉक ही बताता है। और ब्लॉक को ऑर्डर जिला परिषद से आता है। मतलब डिस्ट्रिक्ट और विलेज पंचायत के बीच ब्लॉक कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करता है। लोकल बॉडी इलेक्शन के ऊपर होता है विधानसभा इलेक्शन, यानी कि स्टेट की इलेक्शन, जिसमें सीएम के पोजीशन के लिए इलेक्शन होता है। बट इसको इजी वे में समझने के लिए आपको पहले स्टेट गवर्नमेंट के बेसिक सिस्टम को समझना पड़ेगा। देखिए, हर स्टेट में एक गवर्नर होता है जो प्रेसिडेंट द्वारा 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। गवर्नर के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है। एग्जीक्यूटिव पावर्स का मतलब है कि गवर्नर स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में डिसीजन ले सकते हैं, जैसे कि वो स्टेट के मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं और अगर कोई बिल पास होता है असेंबली में तो उस पे फाइनल अप्रूवल या वेटो मतलब मना भी कर सकते। लेकिन ये भी याद रखना कि गवर्नर के डिसीजंस मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट के एडवाइस पे बेस्ड होते हैं, स्पेशली चीफ मिनिस्टर के। तो गवर्नर के पास जो पावर्स होती है वो मोस्टली सेरेमोनियल होती है, मतलब सिर्फ फॉर्मेलिटीज के लिए। हाँ, लेकिन कुछ स्पेशल सिचुएशंस में, जैसे कि अगर स्टेट गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, तब गवर्नर अपनी मर्जी से डिसीजंस ले सकते हैं। और सेकंड जो चीज है जो किसी भी स्टेट में होता है वो है लेजिस्लेचर असेंबली, यानी कि विधानसभा, जो कि स्टेट की लेजिस्लेटिव बॉडी होती है। यहाँ पे एमएलए बैठते हैं और ये जो एमएलए होते हैं वो पब्लिक से डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। ये एमएलए मिलकर डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि किस स्टेट में क्या रूल्स और लॉ होना चाहिए। तो बेसिकली विधानसभा एक तरह से स्टेट के डिसीजन मेकिंग का सेंटर होता है। बट कुछ स्टेट्स में अपर हाउस भी होती है जिसे विधान परिषद कहते हैं। विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल एक स्टेट के लेजिस्लेटिव बॉडी का अपर हाउस होता है। अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये विधानसभा की तरह ही एक जगह है जहाँ लॉज और पॉलिसीज पे चर्चा होती है, लेकिन इसकी अपनी कुछ खास बातें हैं। विधान परिषद में मेंबर्स को डायरेक्ट वोट से नहीं बल्कि डिफरेंट तरीके से चूज किया जाता है, जैसे कि एमएलएस, ग्रेजुएट्स, टीचर्स और गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए गए मेंबर्स होते हैं। और विधान परिषद का काम भी कुछ विधानसभा की तरह ही होता है, लेकिन ये एक परमानेंट बॉडी होती है, मतलब ये डिसॉल्व नहीं होती। यहाँ डिसॉल्व का मीनिंग क्या है मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप पॉज करके रीड कर सकते हो। बट विधानसभा इलेक्शंस के बाद डिसॉल्व हो भी सकती है। हर मेंबर का टर्म 6 इयर्स का होता है और हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर्स रिटायर होते रहते हैं। अपर हाउस सिर्फ बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में ही है। बाकी के जितने भी स्टेट है वहाँ पे गवर्नर और एक विधानसभा ही होती है। और विधानसभा और विधान परिषद के काम और वो जो लॉ बना रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सही है भी या नहीं, इस पे नजर रखने के लिए हर स्टेट में जुडिशरी होती है। हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट होता है जो पूरी स्टेट के लिए जुरिस्डिक्शन रखता है। हाई कोर्ट क्रिमिनल, सिविल, ऑलमोस्ट जितने भी चीजें होती है उन मामलों पर फैसला करता है, लेकिन हाई कोर्ट के डिसीजंस को सुप्रीम कोर्ट ओवरराइड कर सकता है। तो ये था हमारे इंडिया के स्टेट्स का बेसिक स्ट्रक्चर। पहला गवर्नर जो कि स्टेट के प्रेसिडेंट होता है, सेकंड विधानसभा यानी कि लेजिस्लेचर असेंबली, एंड थर्ड है विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये तीनों ही किसी भी स्टेट की मेन बॉडी होती है जो पावर को चेक एंड बैलेंस रखने में हेल्प करती है। एंड किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर का चुनाव वहाँ के एमएलएज यानी कि विधायक ही करते हैं। एक्चुअली एमएलएज यानी विधायक की इलेक्शन होती है और जिस भी पार्टी के ज्यादा कैंडिडेट्स इलेक्शन जीत जाते हैं उनकी ही पार्टी की सरकार बन जाती है। बट कभी कभी क्या होता है कि किसी पार्टी को एक स्टेट में बाकी पार्टी से ज्यादा सीटें मिलती है, लेकिन फिर भी वो सरकार नहीं बना पाती। लेकिन उससे जो छोटी पार्टी होती है जिनको कम सीटें मिली होती है वो गठबंधन की सरकार यानी कोलिशन गवर्नमेंट बनाकर सरकार चलाने लगती है। लेकिन क्यों और कैसे समझाता हूँ। देखो, जैसे 2020 में बिहार में विधानसभा इलेक्शन हुआ था जहाँ पे टोटल 243 सीट्स है। मेजोरिटी के लिए 122 सीट्स चाहिए थी, जिसमें महागठबंधन को 110 सीटें मिली थी, नीतीश कुमार के पार्टी को 43 सीट्स और बीजेपी को 74 सीट्स। मतलब किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिली थी। इस सिचुएशन में क्या होता है कि नीतीश कुमार और बीजेपी मिलकर सरकार बनाते हैं। तो जब भी किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती तब 2 या उससे ज्यादा पार्टी मिलकर सरकार चलाती है। इसे ही गठबंधन की सरकार यानी कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। और वही जो मेजोरिटी वाले विधायक होते हैं वही अपने चीफ मिनिस्टर को सेलेक्ट करते हैं। तो हमने स्टेट इलेक्शन की बात कर ली, बट इंडिया की यूनियन टेरिटरीज यानी कि यूटीज का क्या। तो देखो, यूनियन टेरिटरीज का गवर्नेंस स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है स्टेट से। यूनियन टेरिटरीज को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू अपॉइंट किए गए एक एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर मैनेज करते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और यूनियन टेरिटरीज के लिए सारे डिसीजंस लेते हैं। दिल्ली
और पुडुचेरी इन दोनों यूनियन टेरिटरीज में अपनी खुद की इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जो लोकल लॉज बनाने और बजट डिसाइड करने का काम करती है। ये स्पेशल प्रोविजन आर्टिकल 239AA और 239A के अंडर दिया गया है। बाकी के यूनियन टेरिटरीज में जनरली लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती और वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू गवर्न किए जाते हैं। अभी जो लद्दाख में सोनम वांगचुक इसी बात के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट उनको स्टेट का दर्जा दे दिया जाए ताकि वो खुद का लोकल लॉज बना पाए। खुद यूनियन टेरिटरीज के पास अपना अलग हाई कोर्ट होता है, लेकिन कई यूटीज का जुरिस्डिक्शन नेबरिंग स्टेट्स के हाई कोर्ट के अंदर आता है। बाकी जिस स्टेट में सीएम होते हैं वहाँ इलेक्शन प्रोसेस स्टेट की तरह ही ऑलमोस्ट सेम ही होता है। वहाँ भी एमएलए लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं और जिसकी मेजोरिटी हो जाती है वो सरकार बना लेते हैं। तो ये तो हो गई कैसे एमएलए का इलेक्शन होता है और वो फिर स्टेट में चीफ मिनिस्टर कैसे बनाते हैं। बट इससे भी बड़ा इलेक्शन होता है लोकसभा इलेक्शन जो अभी चल रहा है। इसी इलेक्शन की हेल्प से जनता एमपी यानी संसद को चुनती है और यही एमपी हमारे प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं। इसका प्रोसेस क्या है, इसको समझने से पहले आपको पहले बेसिक चीजें समझनी पड़ेगी, जब भी आप लोकसभा इलेक्शन को समझ पाएंगे। तो देखो, भारतीय संसद यानी कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है जो भारत के डेमोक्रेटिक सिस्टम को चलाती है। ये दो हाउसेस से बनी होती है, राज्यसभा या अपर हाउस यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स और लोकसभा या लोअर हाउस यानी हाउस ऑफ द पीपल। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, मतलब ये कभी डिसॉल्व नहीं होती, लेकिन हर 2 साल में इसके कुछ मेंबर्स रिटायर होते हैं। वहीं लोकसभा ये डायरेक्टली पब्लिक इलेक्शन से बनती है जहाँ पे एमपीज यानी संसद चुनकर आते हैं। लोकसभा को 5 सालों के लिए इलेक्ट किया जाता है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो प्रेसिडेंट इसे पहले भी डिसॉल्व कर सकते हैं। पार्लियामेंट का मेन काम होता है लॉज बनाना। कोई भी बिल चाहे वो लोकसभा में स्टार्ट हुआ हो या राज्यसभा में, दोनों हाउसेस से पास होना जरूरी है। फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है फॉर फाइनल अप्रूवल। पार्लियामेंट के सेशंस में बजट डिस्कशंस, क्वेश्चनिंग आवर और डिबेट्स होती है जहां वेरियस नेशनल इश्यूज पे चर्चा होती है। संसद की बिल्डिंग दिल्ली में है और ये संसद भवन के नाम से फेमस है। ये इंडिया की पॉलिटिक्स का सेंट्रल पॉइंट है जहां से कंट्री को रन किया जाता है। सो बेसिकली ये इंडिया की पावर हाउस है जहां से सारे मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं। इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 मेंबर्स की है, जिसमें से 530 मेंबर्स स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और 20 मेंबर्स यूनियन टेरिटरीज को। अब आप सोच रहे होंगे यार 2 मेंबर तो मिसिंग है, तो उसका क्या? तो देखो, लोकसभा में पहले 2 सीट्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए रिजर्व होती थी, लेकिन 1/4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के थ्रू जनवरी 2020 में ये प्रोविजन हटा दिया गया। इसलिए अभी 530 एमपीज स्टेट से आते हैं, 20 मेंबर्स यूनियन टेरिटरीज से और 2 सीट्स जो पहले एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए रिजर्व थी वो अभी वैकेंट है। और राज्यसभा जिसको अपर हाउस भी कहते हैं, इसमें मैक्सिमम 250 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं डिफरेंट फील्ड से, जैसे लिटरेचर, आर्ट, साइंस और सोशल सर्विस से। बाकी के मेंबर्स को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स वोट करके इलेक्ट करते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। अब ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो बेसिकली लोकसभा और राज्यसभा मिलकर लॉज बनाते हैं और देश के लेजिस्लेटिव डिसीजंस लेते हैं और प्रेसिडेंट उन डिसीजंस को फाइनल अप्रूवल देते हैं। ये सिस्टम इंश्योर करता है कि इंडिया के हर रीजन और कम्युनिटी की वॉइस नेशनल लेवल पे सुनी जाए और रिप्रेजेंट हो। अब बात करते हैं आखिर लोकसभा के मेंबर यानी एमपीज के लिए इलेक्शन कैसे होती है। तो देखो, इसका भी प्रोसीजर स्टेट इलेक्शन जैसा ही होता है। ईसीआई इलेक्शन डेट अनाउंस करता है, जो एमपी कैंडिडेट्स होते हैं वो इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग करते हैं, फिर इलेक्शन होती है, इलेक्शन के बाद वोटिंग काउंट होता है और जिस भी पार्टी के ज्यादा कैंडिडेट्स इलेक्शन जीत जाते हैं उनकी पार्टी की सरकार बन जाती है। वरना अगर किसी भी पार्टी की मेजोरिटी नहीं आई तो वो गठबंधन की सरकार बना लेते हैं और जो जीते हुए कैंडिडेट्स होते हैं, मतलब जो सरकार बनाते हैं, उनमें से ही कोई एक पीएम की कुर्सी संभालता है। जैसे नरेंद्र मोदी वाराणसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो अगर तो इनकी पार्टी मेजोरिटी वोट से जीतती है तो इनको ही पीएम बनाया जाएगा। तो अभी तक मैंने आपको जितने भी इलेक्शन के बारे में बताया वो सब डायरेक्ट इलेक्शन के अंदर आते हैं, जिसमें आम जनता डायरेक्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है। अब बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शंस की। ये ऐसी इलेक्शन होती है जिसमें जनता डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज नहीं करती, जैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस और वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। तो फिर इनको कैसे चूज किया जाता है? तो देखो, हमारे देश में मेनली 3 टाइप के ही इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। जैसे राज्यसभा का इलेक्शन, देखो काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा भारत के पार्लियामेंट का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ये अपर हाउस के रूप में काम करता है और इसका मेन काम होता है लॉज को रिव्यू करना और नेशनल पॉलिसी पर डिबेट करके उनमें सुधार करना। आप सोच रहे होंगे ये इम्पोर्टेंट क्यों है? तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत एक फेडरल देश है जिसमें स्टेट्स की अपनी अलग अलग पावर्स हैं। राज्यसभा फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूती देती है क्योंकि यहाँ हर स्टेट को रिप्रेजेंटेशन मिलता है जो कि लोकसभा में पॉपुलेशन के हिसाब से होता है। इससे छोटे स्टेट्स को भी नेशनल लेवल पे अपनी बात रखने का मौका मिलता है। राज्यसभा एक रिव्यूअर चैम्बर की तरह काम करता है। लोकसभा द्वारा पास किए गए बिल्स को ये रिव्यू करता है जिससे कि किसी भी लॉ में कमी
हो तो उसे सुधारा जा सके। और अगर वो लॉ किसी एक पार्टी के फायदे के लिए हो या उस लॉ से किसी इंडिविजुअल पर्सन को फायदा हो रहा हो तो संसद में मेजोरिटी वाली पार्टी तो पास करवा सकती है, बट राज्यसभा में नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वो डिफरेंट स्टेट से होते हैं, तो वो ऐसे किसी फालतू लॉ को पास होने ही नहीं देते। और सबसे अच्छी बात कि राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, इसलिए ये कंटिन्यूअस बॉडी है। इसका मतलब है कि अगर लोकसभा डिसॉल्व हो भी जाए तब भी राज्यसभा अपना काम जारी रख सकती है। अब यहाँ से वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, जब भी आप राज्यसभा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन या सिलेक्शन कैसे होता है ये समझ पाओगे। देखो, जो राज्यसभा के मेंबर्स के लिए इलेक्शन होता है, ज्यादातर मेंबर्स को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से वोट देते हैं और जो जीत जाता है वो राज्यसभा के मेंबर्स बन जाता है। और सिमिलरली इंडिया में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के सिलेक्शन के लिए जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज से चुने हुए जो मेंबर्स राज्यसभा में आए हैं और पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं वो वोट करते हैं और इनको भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से चुना जाता है। बढ़िया, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है क्या? तो देखो, एसटीवी यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम एक तरह का वोटिंग मेथड है जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इस सिस्टम में हर वोटर अपने पसंद के कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस के हिसाब से रैंक करता है। मतलब अगर एक वोटर को मल्टीपल कैंडिडेट्स पसंद है तो वो उन्हें 1, 2, 3 के ऑर्डर में रैंक कर सकता है। चलो मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को समझने के लिए मान लीजिए एक छोटे शहर में मेयर का इलेक्शन हो रहा है जिसमें 4 कैंडिडेट्स है, A, B, C और D। शहर के लोगों को इनमें से किसी एक को चुनना है, लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि हर वोटर अपने पसंद के कैंडिडेट्स को रैंक दे सकता है। मतलब पहले नंबर पे सबसे ज्यादा पसंद वाले कैंडिडेट को, दूसरे नंबर पे थोड़ा कम पसंद वाले और ऐसे ही बाकी कैंडिडेट्स को। अब इलेक्शन के दिन सभी वोटर्स ने अपने वोट दिए और अपने अपने कैंडिडेट्स को रैंक किए। अब मान लीजिए कि टोटल 100 वोट्स पड़े हैं जीतने के लिए किसी भी कैंडिडेट को 51 वोट्स की जरूरत है। कैंडिडेट ए को 40 वोट्स मिले एज फर्स्ट प्रेफरेंस, कैंडिडेट बी को 30 वोट्स मिले एज फर्स्ट प्रेफरेंस, कैंडिडेट सी को 20 वोट्स मिले एज फर्स्ट प्रेफरेंस और कैंडिडेट डी को 10 वोट्स मिले एज फर्स्ट प्रेफरेंस। अब कोई भी कैंडिडेट 51 वोट्स तक तो पहुंचा नहीं, इसलिए कोई भी सीधा नहीं जीत सकता। तो अब क्या किया जाएगा कि सबसे कम वोट्स वाले कैंडिडेट डी को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। लेकिन डी को जो 10 वोट्स मिले थे उन वोटर्स ने अपने सेकंड प्रेफरेंस में जो कैंडिडेट को रैंक किया होगा उनको ये वोट से ट्रांसफर हो जाएंगे। तो मान लीजिए डी के 6 वोटर्स ने बी को सेकंड प्रेफरेंस दी थी और 4 ने सी को। तो अब कैंडिडेट ए के पास अब भी 40 वोट्स है, कैंडिडेट बी को 6 वोट्स और मिल गए तो टोटल हो गए 36, कैंडिडेट सी को 4 वोट्स और मिल गए तो टोटल हो गए 24। फिर भी कोई 51 वोट्स तक नहीं पहुंचा। तो अब कैंडिडेट सी को एलिमिनेट कर दिया जाएगा क्योंकि अब वो भी कोटा से कम है। सी के 24 वोट्स को उनके वोटर्स के नेक्स्ट प्रेफरेंसेस के हिसाब से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मान लीजिए सी के 15 वोटर्स ने ए को और 9 ने बी को अपना नेक्स्ट प्रेफरेंस दिया था। तो अब कैंडिडेट ए को 15 वोट्स और मिल गए, टोटल हो गए 55 वोट्स और कैंडिडेट बी को 9 वोट्स और मिल गए, टोटल हो गए 45 वोट्स। अब कैंडिडेट ए ने 51 वोट्स का कोटा क्रॉस कर लिया, इसलिए ए जीत जाएगा। ये एग्जांपल दिखाता है कि एसटीवी सिस्टम में हर वोट का महत्व होता है और अगर आपका पहला प्रेफरेंस जीत नहीं भी रहा तो आपके वोट का यूज दूसरे या तीसरे प्रेफरेंस वाले कैंडिडेट को जिताने में हो सकती है। इस तरह से ये सिस्टम ज्यादा फेयर और रिप्रेजेंटेटिव होता है और हर वोटर को लगता है कि उनका वोट वेस्ट नहीं हुआ। सिमिलरली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है, इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। इमेजिन करो एक देश है जिसमें 100 सीट्स है और 2 पार्टीज है, पार्टी ए और पार्टी बी। अब इलेक्शन होता है और लोग वोट करते हैं। रिजल्ट आता है पार्टी ए को 60% वोट्स मिलते हैं, पार्टी बी को 40% वोट मिलते हैं। एंड अगर ये कंट्री प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम फॉलो करती है तो सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे हो सकती है। पार्टी ए को 60% ऑफ 100 सीट्स यानी 60 सीट्स मिले, पार्टी बी को 40% ऑफ 100 सीट्स यानी 40 सीट्स मिले। इस तरह सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन वोट शेयर के अकॉर्डिंग होता है। ये इंश्योर करता है कि हर पार्टी को उनके सपोर्टर्स के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन मिलती है और डेमोक्रेसी का यही मूल मंत्र है, सबका समाज सबका अधिकार, यानी कि एवरीवन्स वॉइस काउंट्स को मेंटेन करता है। तो एसटीवी सिस्टम से राज्यसभा के मेंबर्स को चुना जाता है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और एसटीवी सिस्टम से वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का सिलेक्शन होता है। बट राज्यसभा के मेंबर्स के सिलेक्शन में और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के सिलेक्शन में डिफरेंस ये होता है कि राज्यसभा के लिए सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर वोट करते हैं, जबकि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है। इस इलेक्टोरल कॉलेज में लोकसभा और राज्यसभा के दोनों मेंबर्स शामिल होते हैं। ये मेंबर्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू इलेक्शन करते हैं। तो ये था इंडिया का ऑलमोस्ट फुल इलेक्शन प्रोसेस। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।